गवर्नमेंट पैकेज जो है वो आपको पता है कि टोटली सरप्राइज पैकेज है। का जा रहे होते हैं, उनको नहीं पता होता कि उनको कहाँ ठहराया जाएगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद साद ज़करिया आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ और इस वक्त जो है वो हमारे साथ मौजूद है मखदूम कपाया, जो किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं है। और बहुत बहुत शुक्रिया मखदूम भाई कि आपने जो है वो वक्त निकाला और यहाँ पर जो है इस सेशन के लिए जो है वो हाज़िर हुए हैं। आज का जो हमारा सेशन है वो हज 2025 के मुतालिक है और माशाल्लाह ये हमारे साथ जो मखदूम भाई हैं ये जो है वो हज स्पेशलिस्ट है और एक तरीके से कहा जाए कि हज एक्सपर्ट है तो गलत नहीं होगा। माशाल्लाह इन्होंने जो है वो कई सौ को जो है वो ट्रेन भी किया है और हुज्जाज कराम के काफ़ी सारे जो काफ़िले हैं उनको लीड भी किया है। तो ये हमारे साथ एज एन हज एक्सपर्ट मौजूद हैं। तो आज जो इस वीडियो का मकसद है वो ये है कि हज 2025 के हवाले से जो कुछ लोगों के दिमाग में सवालात हैं वो हजरात जो हज करना चाहते हैं, प्राइवेट हज करना चाहते हैं 2025 में, तो वो किस तरीके से जो है वो हज प्लान करते हैं और क्या क्या चीज़ें जो है उन्हें पता होनी चाहिए। तो इंशाल्लाह जो आपके सवालात हैं वही मेरे सवालात हैं और वो हम इंशाल्लाह जो है वो मखदूम भाई से पूछते रहेंगे। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि आज की जो ये वीडियो होगी हमारी, अगर कोई बंदा इस मुकम्मल वीडियो को देख ले तो इंशाल्लाह उसको जो है वो प्राइवेट हज 2025 से रिलेटेड जितनी इंफॉर्मेशन रिक्वायरमेंट होती है इंशाल्लाह उसको हम फुलफ़िल करेंगे। तो थैंक यू सो मच मखदूम भाई, बहुत शुक्रिया। तो सबसे पहले जो सवालात होता है उसका आगाज़ करते हैं। पहला जो सवाल है जो आवाम पूछती है और मैं भी आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि व्हाट इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन हज ऑफ गवर्नमेंट पैकेज एंड प्राइवेट पैकेज। तो क्या आप इसके मुतालिक कहना चाहेंगे? अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। थैंक यू वेरी मच कि आपने मुझे अपने स्टूडियो में बुलाया, माशाल्लाह। थैंक यू। और मैं उम्मीद करता हूँ कि जो आप सवालात करेंगे और मैं उसके जवाब दूंगा तो इंशाल्लाह आपके व्यूअर्स के लिए वो सारा कवर अप हो जाएगा इंशाल्लाह। अच्छा, आपका सवाल था कि व्हाट इज़ द बेसिक डिफरेंस जी 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 बिटवीन गवर्नमेंट हज एंड प्राइवेट हज। देखिए, प्राइवेट हज जो है वो लीडर्स के थ्रू होता है, ठीक है, उसको लीड करने वाला होता है, ठीक है। और प्राइवेट पैकेज की पूरी एक डिटेल आपको पता है, एक ब्रोशर होता है, ठीक है। किसी भी एजेंसी का, किसी भी ट्रैवल हज ऑपरेटर का एक ब्रोशर होता है, उसमें वो अपना परफॉर्मा देते हैं, ठीक है। यानी कि ये अमाउंट का पैकेज है, ये फैसिलिटीज़ हैं, ठीक है। कौन सी मकतब कैटेगरीज है, यानी कि उसको प्रियर ट्रैवलिंग, बिफोर ट्रैवलिंग उस मतलब पैसेंजर को पता होता है कि हमने ये चीज़ परचेज की है और हमें ये चीज़ें मिलनी हैं। ठीक हो गया। लेकिन गवर्नमेंट पैकेज जो है वो आपको पता है कि टोटली सरप्राइज पैकेज है। सही। और उसमें जस्ट लाइक बहुत ही शॉर्ट पीरियड पे उनको फ़्लाइट इंफॉर्मेशंस मिलती हैं। इवन कि जब हुज्जाज कराम जद्दा एयरपोर्ट से मक्का जा रहे होते हैं उनको नहीं पता होता कि उनको कहाँ ठहराया जाएगा। सही, मतलब एक तरीके से कहा जाए ब्लाइंड पैकेज होता है। बिल्कुल ब्लाइंड पैकेज होता है और गवर्नमेंट उसमें कोई भी किसी भी तरीके से कोई ब्रोशर वगैरह नहीं देती। सही। पैसेंजर को उनका अकोमोडेशन, फूड, ट्रांसपोर्टेशन, इवन उनको ग्रुप लीडर तक भी कोई लीड नहीं कर रहा होता। ओह सही। वो तो सब कुछ अपनी मदद आपके तहत वहाँ पर उनके मुआविनीन होते हैं, उनसे पूछ के सारे मामलात को करना पड़ता है। सही। तो बेसिकली वो आप उसको आसान अल्फाज में जैसे कह लें कि जस्ट लाइक लावारिस हज। सही। कि उसमें कोई आपको लीड करने वाला नहीं होगा और लीडर के बगैर मैं नहीं समझता कि इतना बड़ा अरकान अगर कोई फर्स्ट टाइम हज परफॉर्म करे तो उसको लाजिम एक अमीर चाहिए अपने ग्रुप का। सही। अच्छा, मैंने सुना है कि गवर्नमेंट हज के अंदर जो है वो इस तरीके से भी होता है कि अगर आपका नसीब है, अगर आपका हज या तो बहुत अच्छा हो जाएगा जी। या तो बहुत बुरा हो जाएगा, बिल्कुल, या तो एवरेज हो जाएगा। हर साल ये देखा गया है कि स्टार्ट आपको पता है कि 5 ज़िलक़ादा से हज फ्लाइट्स स्टार्ट हो जाती है पाकिस्तान में। सही। तो जो लोग गवर्नमेंट पैकेजेस में स्टार्टिंग में फ्लाई कर जाते हैं, सही, और उस टाइम आपको पता है कि उम्रा बंद हुआ होता है शव्वाल के बाद, ठीक हो गया, तो होटल्स वगैरह काफ़ी खाली होते हैं। तो जो स्टार्ट में जो हुज्जाज फ्लाई कर जाते हैं, सही, उनको तो अच्छी फैसिलिटीज़ मिल जाती हैं। सही। और वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिए आपको पता है गवर्नमेंट उनकी जो इस्तकबाल करती है और जो खुशामद करती है वो बस शुरू के चंद हज़ार पैसेंजर होते हैं, क्योंकि माशाल्लाह 90,000 का हज परफॉर्म होता है गवर्नमेंट का। सही। तो वो चंद हज़ार लोगों का वो खुशामद करते हैं। उसके बाद जो फिर सेकंड फ्लाइट्स और थर्ड लास्ट ऑपरेशन जो होता है वो काफी परेशान है, शुरू में परेशानी से मतलब शुरू में क्वालिटी अप होती है, फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है वो थोड़ी सी क्वालिटी बिल्कुल ऐसी। ठीक हो गया। अच्छा, अगर हम अपने पैकेजेस, प्राइवेट पैकेजेस की बात करें तो हमने ये देखा
कि मकतब ए बी डी, तो इन मकतब ए बी डी में से मुराद क्या होती है और इनमें क्या डिफरेंस होता है? देखिए जो मकतब कैटेगरी के हवाले से आपने सवाल किया है ना, बहुत अच्छा सवाल है माशाल्लाह। और मकतब ए बी एंड डी प्राइवेट ऑपरेटर्स जो पाकिस्तान में वो अमूमन ए बी और डी ऑपरेट कर रहे होते हैं। सही। और उसमें कैटेगरीज वाइज यानी मकतब फैसिलिटीज़ के ऊपर होता है। सही। ए के अंदर आजकल अभी जैसे लास्ट ईयर से आपको पता है जोन सिस्टम हो गया है, जोन 1 2 3 4 5 इस तरह 5 जोन बना दिए गए हैं। और जो टूर ऑपरेटर्स अपने हुज्जाज कराम के लिए मकतब ए को सेलेक्ट करते हैं तो वो ऑब्वियसली जोन 1 सेलेक्ट करते हैं। सही। जोन 1 इज़ जस्ट लाइक अ प्लॉट, यानी कि क्लोज टू जमरात मीना के अंदर प्लॉटिंग हो चुकी है। जोन 1, जोन 2, जोन 3, जोन 4 एंड जोन 5। ठीक है। तो जो जोन 1 वाले हैं वो मकतब ए कैटेगरी सेलेक्ट करते हैं। सही। जो जोन 2 वाले हैं वो मकतब बी कैटेगरी सेलेक्ट करते हैं। जो सी वाले हैं वो जोन 3 में चले जाते हैं। और 4 एंड 5 वो यूजुअली कैटेगरी डी के पास होता है। सही। अब उसमें फैसिलिटीज़ का फ़र्क होता है क्योंकि मकतब की स्टार्टिंग प्राइस जो आप समझ 6,000 रियाल से मकतब स्टार्ट है, यानी डी कैटेगरी का, और ये अप टू 13,000 रियाल तक ये जाता है। मतलब ट्वाइस, ऑलमोस्ट ट्वाइस हो गया। बिल्कुल ऐसी। और इसमें एसी फैसिलिटीज़, जिप्सम बोर्ड, सोफ़ा कम बेड, प्राइवेट ट्रांसफ़र्स, मतलब इट्स अ बिग डिफरेंस। यानी कि अगर ए और डी को आप कंपेयर करेंगे तो ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। सही। अब जिसको जिसकी जैसी इस्तात अल्लाह पाक ने दी है वो अपनी इस्तात के मुताबिक अपना पैकेज को सेलेक्ट करता है। सही। और ए और बी में यूजुअली शॉर्ट पैकेजेस होते हैं क्योंकि हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो हैं वो ए और बी को ही प्रायोरिटी देते हैं। सही। और जो पाकिस्तान जो नॉर्मल एक आपको पता है एक बिजनेसमैन तबका जो है हमारे यहाँ, या आप कह लें कि जो जॉब पेशा लोग हैं वो अपने बजट के हिसाब से कंपैरिजन कर रहे होते हैं पैकेजेस का। तो मेजॉरिटी अगर 90,000 का प्राइवेट हज का कोटा है तो उसमें आप समझ लें कि 50 to 60,000 डी कैटेगरी होता है। सही। मतलब और वीआईपी कैटेगरी जो है वो थोड़ी सी कम है। ए कैटेगरी के लोग 10-12 हज़ार होते हैं, फिर उसके बाद 20,000 बी वाले होते हैं, फिर बहुत ही चंद हजरात जो हैं वो सी सेलेक्ट करते हैं। लेकिन ए बी और डी पाकिस्तान की मार्केट में ज़्यादा चलता है। सही। तो इसका मतलब अच्छा ये ए बी डी के जो मामलात होते हैं ये तो सिर्फ हज के टाइम पे होंगे ना? नहीं, ऑल ओवर होते हैं इसमें, क्योंकि जो ए की जो आप समझ लें जो अजीज़िया बिल्डिंग होती है। सही। वो ये टूर ऑपरेटर्स के ऊपर होता है कि वो क्या चीज़ की सिलेक्शन कर रहे हैं और वो अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से क्या बेहतर सिलेक्शन की तरफ जा रहे हैं। सही। यानी कि आप समझें कि क्लोज टू जमरात भी देख रहे हैं। सही। अमूमन बिल्डिंग्स जो हैं वो क्लोज टू जमरात होती हैं या क्लोज टू मिना कैंप्स होती हैं। सही। तो नहीं, मैं ये पूछना चाह रहा था कि जो ये मकतब ए बी डी वाले जो मामलात होते हैं जी। ये तो सिर्फ हज के दिनों में होते हैं ना, या इसका इम्पैक्ट थ्रू आउट जो है वो आउट डिफरेंस होता है? उनकी फ्लाइट्स में भी डिफरेंस होता है और आप समझ लें उनकी ट्रांसपोर्टेशन में डिफरेंस होता है। सही। यानी अप मॉडल्स की बसेज होती हैं और फिर उनकी फूड कैटेगरी में भी डिफरेंस होता है। फूड कैटेगरी जो कि आपने पहले बताया, फूड कैटेगरी क्योंकि अगर हम उसको ट्रीट करेंगे एज अ डी पैसेंजर, यानी कि वो डी के साथ उसको अगर एक ही बिल्डिंग में रख दिया जाएगा जिसमें अगर डी वाले पैसेंजर्स हैं उनके साथ ही रख जाएगा, उसी फूड कैटेगरी में रखा जाएगा, तो जब वो ड्यूरिंग हज पीरियड जब मशायर डेज आएंगे, मशायर डेज यानी कि मिना, अराफात, मुज़दलिफा, ये एक मशायर डेज कहलाता है। मशायर डेज में जब वो हाजी जाएगा तो फिर बहुत बड़ा डिफरेंस आ जाएगा। सही। सही। उसको बरकरार रखने के लिए, बैलेंस रखने के लिए वो थ्रू आउट उनके पैकेज इसी तरीके से डिजाइन किए जाते हैं, तरीके से उसके पैकेजेस डिजाइन होते हैं। अच्छा, आपने बड़ी एक अच्छी टर्मिनोलॉजी यूज की कि मशायर डेज। तो मुझे बताएं कि जो मशायर डेज की जितनी भी मैनेजमेंट होती है कि क्या वो टूर ऑपरेटर के हाथ में होती है? नहीं, ये एक बहुत बड़ा, बहुत ज़बरदस्त सवाल आपने किया कि अमूमन पाकिस्तानियों के जहन में या ऑल ओवर द वर्ल्ड जो हुज्जाज कराम आते हैं वो जहन में यही समझते हैं कि हमने टूर ऑपरेटर को पैसा दे दिया। सही। और मिना खरीद लिया। जितने भी मशायर डेज हैं वो मतलब ट्रैवल एजेंट के कंट्रोल में, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सही। ट्रैवल एजेंट भी उस वक्त जब हुज्जाज कराम के दरमियान होता है तो वो बिल्कुल उसको भी जो मौलमीन होते हैं, जो उस मकतब सर्विसेज वाले जो मकातिब होते हैं वो उसको एज अ हाजी ट्रीट कर रहे होते हैं। सही। और वो भी बेबस होता है। सही। उसको नहीं मालूम कि अब नेक्स्ट उसके साथ या उसके हुज्जाज के साथ क्या होने वाला है। सही। इसीलिए जो हमारे जो अच्छे अच्छे जो नाम हैं, नामची यानी कि टूर ऑपरेटर्स जो हैं जो और बहुत एक्सपीरियंस हैं, वो अपने मुताबिक उनकी अव्वलीन कोशिश यही होती है
कि अपने मतलब का मकतब, अपने मतलब का सऊदी उससे एग्रीमेंट किया जाए जो कम से कम उसकी सुनवाई हो सके। जहाँ कोई कंप्लेंट सेंटर हो, अगर कोई इश्यूज आ रहे हैं तो उसको रिजॉल्व हो किया जा सके। ऐसा ना हो कि बस वो बेचारा दर बदर की ठोकरें खा रहा हो। सही सही सही। अच्छा, अब मैं एक और सवाल भी पूछना चाहूँगा कि माशाल्लाह आपने भी इतने जो है वो हज किए हैं, तो बहुत से लोग इस मर्तबा हज 2025 में जो है वो बच्चों का भी प्लान कर रहे होते हैं, तो क्या हज 2025 की पॉलिसी में बच्चे शामिल हो सकते हैं? नहीं, अभी रिसेंट पॉलिसी जो आई है 1 नवंबर को, जी जी, और सऊदी अरब की तरफ से ये पूरे वर्ल्ड के लिए अहकाम दे दिए गए कि अंडर 12 ईयर्स, चाइल्ड अंडर 12 ईयर्स इट्स नॉट अलाउड। ओह सही। और इसके लिए पाकिस्तानी अमूमन मुझे अभी कॉल्स आ रही हैं हज के हवाले से। जी जी। तो उसमें वो पूछते हैं यार कोई जुगाड़ बताओ। तो आपको पता है ना हमारी कौम तो हर वक्त जुगाड़ ढूंढती है, तो इसमें कोई भी जुगाड़ नहीं है। सही, ठीक है। उनके सऊदी के सिस्टम को आप बाईपास नहीं कर सकते, बाईपास नहीं कर सकते क्योंकि वो पासपोर्ट डिटेल्स जो हम शेयर करेंगे या स्कैन होंगे जो पासपोर्ट, वो ऑटोमेटिकली उनके सिस्टम पे चढ़ जाता है। ठीक हो गया। अच्छा, दूसरा मुझे लाजमी बताइएगा कि माशाल्लाह आपने जो है वो, मैंने सुना है कि हज 2024 के जो ऑपरेशंस थे आपके वो माशाल्लाह 100% सक्सेसफुल गए। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके जो हमारे जो प्राइवेट पैकेजेस होते हैं तो उसकी क्या डिटेल्स होती हैं? अब जैसे वो जद्दा एयरपोर्ट जब पहुंचेंगे तो जद्दा एयरपोर्ट से वो कैसे मक्का पहुंचेंगे, फिर वो मदीना कब जाएंगे, और मक्का के अंदर जो होती है आपकी रिहाइश क्या होती है, क्या उसके अंदर फूड इंक्लूडेड होता है? तो अगर आप हज 24 की भी हाईलाइट्स बता दें और हज 2025 की कुछ कैलकुलेशंस बता दें, ताकि वो हजरात जो हमारे साथ जो है वो हज 2025 प्लान कर रहे हैं उनको आसानी हो जाए। देखिए 2024 के हवाले से मैं आपको कुछ चंद गुजारिशात रख देता हूँ। जैसे हमारा सिस्टम था, हमने बी और डी को मैनेज किया था लास्ट ईयर जी, और इस साल हमारा प्लान है कि ए, बी और डी। सही हो गया, क्योंकि हमारे कुछ ओवरसीज़ जो पैसेंजर्स हैं उनकी डिमांड है फॉर मकतब ए के लिए, तो हमने इंशाल्लाह इस साल अपनी प्रोग्रामिंग कर ली है और तकरीबन नियरली फाइनलाइज है, बस कुछ मामलात की वजह से रुके में, क्योंकि आपको पता है सऊदी तालीमात हैं, सऊदी इंस्ट्रक्शंस हैं, मकातिब वगैरह फाइनलाइज नहीं हुए। तो लास्ट देखिए, हमने जैसे आपको कहा ना कि प्राइवेट में अमीर लाजिम होता है ग्रुप का, तो जब हम अपने ट्रेनिंग सेशंस, फाइनल ट्रेनिंग सेशंस रखते हैं जिसमें हम डॉक्यूमेंटेशंस अपने पैसेंजर्स को हैंड ओवर करते हैं, तो वहाँ हम हर फ्लाइट के साथ एक अपना टूर लीडर या आप समझ लें कि जो ग्रुप हेड होता है उसको हम मुख्तस कर देते हैं, उसको इंट्रोड्यूस करवा देते हैं अपने हुज्जाज कराम से, और वो थ्रू आउट फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे, यानी कि आइदर कराची एयरपोर्ट से लेके टिल कराची एयरपोर्ट तक वो हमारा ग्रुप हेड उस ग्रुप को लीड करता है। सही हो गया। और ये ग्रुप हेड जो है ना, तकरीबन आप समझें कि एक 50 की बस होती है, तो 50 पे एक हमारा कोई भी नुमाइंदा कंपनी से वो उस पर मुख्तस होता है। सही। और वो लीड कर रहा होता है। और लास्ट ईयर हमारा जो डी का पैकेज था, वो स्टार्टिंग प्राइस हमारी जो पैकेजेस की थी वो 11,65,000 रुपए से थी, और अप टू 20 लाख तक हमारा पैकेज दिया था। उसमें आपको पता है कि डबल बेड, ट्रिपल बेड, सेपरेट रूम और मुख्तलिफ चीज़ें होती हैं। तो इंशाल्लाह इस साल भी देख रहे हैं, वर्कआउट कर रहे हैं, क्योंकि कुछ गवर्नमेंट की तरफ से टैक्सेस लगाए गए फ्लाइट्स में। सही। जैसे आपको पता होगा उम्रे में भी 12-15 हज़ार रुपये का भी रिसेंटली, तो इसी वजह से टैक्सेस इंक्रीज हुए हैं, और वहाँ पर भी मकातिब ने अपने प्राइसेस 500 रियाल 600 रियाल इंक्रीज कर दिए हर मकतब वाले ने। तो ऑब्वियसली वो सारा लोड हुज्जाज कराम पे आता है। अच्छा, एक और चीज़ मुझे बताइएगा कि जैसे जब काफिला जो है वो जद्दा एयरपोर्ट पहुंचता है, तो जद्दा एयरपोर्ट से जो उनको बस ट्रांसफ़र होगा और वो अजीज़िया शिफ्ट हो जाते हैं, राइट? तो अजीज़िया में क्या सेटिंग होती है? अब हर बंदा अजीज़िया से हरम सुकून से जाना चाहता है, ठीक? अजीज़िया के अंदर खाने की क्या तरतीब होती है, तो इसके बारे में अगर आप कुछ देखिए, फर्स्ट डे अराइवल पे ऐसा होता है कि जद्दा एयरपोर्ट से हमारी जो बसेज होती हैं वो थ्रू ग्रुप हेड्स हमारे पास ला रहे होते हैं, क्योंकि मैं फ्रंट फुट पे होता हूँ और हुज्जाज कराम से एक हफ्ता 10 दिन पहले हम वहाँ पहुँच जाते हैं सारे इंतजाम, ताकि स्मूथली हम उनको वेलकम करें। सही। तो हमारे साथ मकातिब के भी लोग होते हैं वेलकम के लिए, और जैसे जैसे बसेज अराइव हो रही होती हैं तो हम उनको पहले ट्रांसफ़र कर देते हैं, आइदर लंच टाइम पे या वो डिनर टाइम पे आ रहे होते हैं, तो उसको हम डायरेक्टली स्ट्रेट अवे अपने मताम यानी कि फूड रेस्टोरेंट जो होता है हमारा, वहाँ उनको हम ट्रांसफ़र कर देते हैं। एंड फॉर दैट टाइम हमारा ऐसा होता है कि रूम एलोकेशंस हो रही होती है, हाफ एन आवर 1 आवर रिक्वायर्ड होता है टूर ऑपरेटर को उसको सेटल डाउन करने के लिए। उसके बाद हम उनको रूम्स में ट्रांसफ़र कर देते हैं। रूम्स में ट्रांसफ़र करने के बाद एक टाइम मुख्तस कर देते हैं,
कि जिसमें वो ग्रुप हेड उनको थ्रू हमारी जो कोस्टर्स लगी होती हैं 24 आवर्स हमारी गाड़ियाँ लगी होती हैं फ्रॉम अजीजिया टू हरम। सही। तो उसमें फिर वो ग्रुप हेड जो हैं उसको लीड करते हुए उम्र की अदायगी के लिए उनको ले जाते हैं। सही। और खाना जो होता है वो 3 टाइम खाना प्रोवाइड किया हमारा जाता है? अल्हम्दुलिल्लाह ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर प्रॉपर बुफे सिस्टम होता है। सही। और मक्का में कितने दिन रिहाइश होती है, मदीना में कितने दिन रिहाइश होती है? साथ भाई डिपेंड्स के हमारा जो मिनिमम जो पैकेज होता है वो 15 डेज़ का होता है। सही है। और मैक्सिमम 30 डेज़। ठीक हो गया। तो अब जो ए और बी कैटेगरी है वो मोस्टली यानी कि 15 टू 17 डेज़ के पैकेजेस होते हैं और डी कैटेगरीज में 20 डेज़ भी होगा और 30 डेज भी होगा। तो उसके हिसाब से ही होता है यानी कि सही। नहीं तो मदीना बहुत से जो हज होते हैं, जो शॉर्ट पैकेजेस होते हैं ना, शॉर्ट पैकेज में तो 2 to 3 नाइट्स ही मदीना ठीक है। नहीं, और जो लॉन्ग पैकेजेस होते हैं 30 डेज उसमें आपको 7-8 रातें मदीना में मिल जाती हैं। तो मैं ये पूछना चाह रहा था दरअसल कि हम मदीना जो है वो हज से पहले जाते हैं, हज के बाद जाते हैं? नहीं, आफ्टर हज। अच्छा, आफ्टर हज जाते हैं। हमारी कोशिश होती है कि हमें 14 जिलहज से सेशन मिल जाए मदीना का, क्योंकि ये बहुत पीक सीजन होता है। सही। तो आफ्टर हज यानी कि 12th ऑफ जिलहज को हज फिनिश होता है और बहुत से हजरात जो हैं वो सुन्नत रमी, जो 13 जिलहज की सुन्नत रमी है वो भी करते हैं। तो 14 जिलहज से ट्रांसफ़र शुरू हो जाते हैं। तो हमारी कोशिश होती है हमें 14 जिलहज से मदीना मुनव्वरा का होटल मिल जाए तो हम फौरी तौर पे आफ्टर हज पैसेंजर को मदीना ट्रांसफ़र कर दें। सही। फिर उसमें फ़्लाइट्स पे होता है, कोई 17 जिलहज को जा रहा होता है, कोई 18 जिलहज को ट्रांसफ़र होता है, कोई 21 को जा रहा होता है, कोई लास्ट ऑपरेशन हमारा जो था वो 23 जिलहज को हम अपना ऑपरेशन क्लोज कर देते हैं। सही। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट सवाल जो हमारे माशाल्लाह जो है वो फॉरेनर्स भी जो है वो व्यूअर्स हैं हमारे, बिल्कुल, और उनकी भी ख्वाहिश है कि हज 2025 में जो है वो हमारे साथ हों। तो अब वो सवाल जो करते हैं वो ये करते हैं कि अब हमारे पास पाकिस्तानी पासपोर्ट भी है, हमारे पास ब्रिटिश पासपोर्ट भी है, ठीक है, मतलब डुअल नेशनैलिटी है। बिल्कुल। तो अब वो कौन से पासपोर्ट पे वीज़ा लगाएं, कौन से पासपोर्ट पे ट्रैवलिंग करें, इस हवाले से आप क्या कहेंगे? ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के लिए तो अभी बहुत ही आसान हो गया सिस्टम ना। सही है। देखें, ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो ट्रैवल करना चाह रहे हैं फ्रॉम पाकिस्तान यानी कि पाकिस्तानी कोटे पे, हाँ, अगर ट्रैवल करना चाहते हैं तो दे मस्ट हैव पाकिस्तानी पासपोर्ट। ठीक हो गया। नाइकॉप पे हज नहीं हो सकता, पाकिस्तानी पासपोर्ट मस्ट है। ठीक। तो जब उनके पास पाकिस्तानी पासपोर्ट होगा वो हमें स्कैन करके भेजें अपने फिंगरप्रिंट्स थ्रू सऊदी बायोमेट्रिक, जैसे उम्रे पे प्रोसेस होता है वही हज पे प्रोसेस है। उसके बाद आप हमें स्कैन करके डॉक्यूमेंट्स भेज दें, हम आपको आपका ई वीज़ा भेज देंगे। और उनके लिए कोई ऐसी कंपलसरी भी नहीं है कि वो उन्होंने पाकिस्तान आना है, ग्रुप ज्वाइन करना है और हमारे साथ जाना है। अच्छा। हाँ, दे कैन बुक देयर ओन टिकट्स। ठीक है। और दे कैन फ्लाई ऑन देयर ओन टाइम। ठीक है। तो हम उनको जो है वो टिकट्स एक्सक्लूड करके जो प्राइस होगी वो उनको बता देंगे। एक्सक्लूड करके उनको विदाउट टिकट का एक पैकेज दे दिया जाएगा। ठीक है। वो फिर अपने हिसाब से वो अपनी टिकट्स ऑनलाइन बुक करें, हमें टिकट्स की कॉपी शेयर कर दें, हम इंशाल्लाह उनको रिसीव कर लेंगे। सही। और फिर वो आगे ग्रुप के साथ ज्वाइन हो जाएंगे। सही। ठीक हो गया, थैंक यू सो मच। एक और सवाल कुर्बानी का, क्या जो आपके जो हज पैकेजेस होते हैं कि क्या इनमें जो है वो कुर्बानी शामिल होती है? नहीं, हज पैकेजेस के साथ कुर्बानी शामिल नहीं होती, बट हम कुर्बानी का इंतजामात भरपूर तरीके से अपने हाथ में रखते हैं। ठीक हो गया। और उसका पूरा एक बाकायदा हमारे पास स्लॉटर हाउस होता है, हम उसको बुक करते हैं क्योंकि हमारे तकरीबन 500-600 जानवर होते हैं। तो हुज्जाज कराम की फैसिलिटीज़, मतलब कि ये एक आप समझ लें कि पूरा हज इस कुर्बानी पे डिपेंड होता है। ये दमे शुक्र है। दमे शुक्र है, तो वाजिब है। ये वाजिब है, और ये इसकी अदायगी ना होने से फिर एक और दम लगता है और आपका हज ख़राब होने का भी अंदेशा होता है। तो इसके लिए हम प्रॉपर स्लॉटर हाउस बुक करते हैं। मैं खुद पर्सनली वहाँ जाता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह 8-10 साल हो गए माशाल्लाह, मैं अपने हाथों से हुज्जाज कराम की कुर्बानी करता हूँ। अरे माशाल्लाह। क्योंकि ये ऐसा ज़िम्मा है कि हम किसी को देते हुए भी डरते हैं। सही सही। तो अल्हम्दुलिल्लाह कुर्बानी के बेहतरीन इंतजाम होते हैं। बाकी वहाँ पर सऊदी जो हुकूमत के बैंक सिस्टम होता है, टोकन वाली कुर्बानी, तो कुछ फ़िक़े के नज़दीक उसमें कुछ जायज़ नाजायज़ के मामलात भी हैं। तो उसमें हम कोशिश करते हैं, हम अपने हुज्जाज कराम को यही कहते हैं कि भाई कोशिश करें कि हमसे नहीं तो किसी और से, लेकिन बैंकिंग की कुर्बानी कुछ उसमें इख्तलाफात हैं। सही। नहीं तो इसका सिलसिला क्या होता है कि आप इसकी कलेक्शन जो है वो फिर वहीं पे कर रहे होते हैं? नहीं, पाकिस्तान में भी कलेक्शंस कर लेते हैं। अच्छा। पाकिस्तान में भी कलेक्शन पाक रुपीज़ में ले लेंगे। अगर कोई वहाँ देना चाहता है तो वो रियाल में पेमेंट करेगा। इक्विवेलेंट सेम अमाउंट था, लास्ट ईयर 55,000 था कुर्बानी का पाकिस्तान में, और इक्विवेलेंट यानी 750 रियाल 730 रियाल के करीब इक्विवेलेंट बन रहा था वो अमाउंट। तो वो आप इधर यहाँ हैंड ओवर करना चाहते हैं या वहाँ हैंड ओवर करना चाहते हैं, कोई मसला नहीं। सही। अच्छा, एक सवाल एक और भी है
कि जो नॉर्मल जो शेयरिंग के पैकेज होते हैं वो सस्ते होते हैं, फिर अगर हम उसमें ट्रिपल लेकर जाएं तो वो और महंगा हो जाता है, डबल शेयरिंग पे जाए तो वो और महंगा हो जाता है, तो ऐसा क्यों है? और क्या हमारे जो इस वक्त पैकेजेस होंगे 2025 में, क्या उसमें ये फैसिलिटी मौजूद होगी? जी जी बिल्कुल, ये कैटेगरीज तो मौजूद होती हैं और ये लाजिम है करना। सही। बिकॉज कुछ लोगों की कोई मेडिकल इश्यूज होते हैं जो वो शेयरिंग में एडजस्ट नहीं कर सकते हैं। सही। तो अब देखें जो पैकेज कैलकुलेशन होती है, अगर हमारी शेयरिंग पैकेज कैलकुलेशन होती है वो 5 और 6 की बेडिंग के हिसाब से कैलकुलेशन हुई होती है। तो अब अगर उसमें कोई हजरात जैसे डबल बेड को सेलेक्ट करते हैं तो उनको वो जो रिमेनिंग बेड्स होते हैं उनके रूम, क्योंकि वहाँ जो मेजॉरिटी रूम्स है ना वो बड़े ही होते हैं। सही है। पूरी बिल्डिंग की कैलकुलेशन बेडिंग के हिसाब से होती है, तो उनके ऊपर जो वो एक्स्ट्रा बेड जो उनके गले लग रहे होते हैं तो आप ये समझ लें कि उनके चार्जेस वो हस्बैंड वाइफ बेयर करते हैं। सही। या अगर कोई बच्चा है उसके साथ उसकी वालदा हैं, ओल्ड एज हैं और वो चाहता है कि वो उसकी खिदमत करे, हर वक्त उनके साथ रहे, तो फिर वो चार्जेस उनको बेयर करने पड़ते हैं। सही। लास्ट ईयर से गवर्नमेंट पैकेजेस में भी ये फैसिलिटीज़ को अनाउंस किया गया था, लेकिन इसमें काफ़ी बदनज़मी नज़र आई थी और वहाँ पर जिन लोगों ने यहाँ से पेमेंट की थी उनको वहाँ पर शेयरिंग में डाल दिया गया था। बाद में उनसे कह दिया कि भाई पाकिस्तान जाके अपना रिफंड अप्लाई करते हैं ना। सही। अच्छा, एक और सवाल जो मेरे जहन में आ रहा था वो ये आ रहा था कि जब हज के दिन मशायर डेज जब शुरू हो रहे होते हैं तो वो ट्रांसपोर्ट का क्या सिलसिला होता है? देखिए मशायर में ऐसा होता है ना कि हम क्योंकि कोऑर्डिनेट कर रहे होते हैं मौलमीन के जो ट्रांसपोर्टर्स होते हैं उनसे कोऑर्डिनेशन। ये जो ट्रांसपोर्ट होती है ये भी समझिए कि मौलम की तरफ से होती है। पूरा मशायर देखिए जो पूरे हज की ट्रांसपोर्ट है फ्रॉम जिद्दा टू जिद्दा एयरपोर्ट, सही, टोटल मौलमीन के हाथ में होती है। हमारी कोऑर्डिनेशन होती है वहाँ के ट्रांसपोर्ट इंचार्जेस से। तो 7 जिलहज की रात, सही हो गया, हमने ट्रांसफर स्टार्ट हो जाते हैं मगरिब के बाद से। तो हम भी असर की नमाज के बाद वहाँ बस अड्डे पे पहुंच जाते हैं, अपनी बसेस पे स्टिकर लगाते हैं, कब्जे करते हैं। एक तरह से कब्जा ही करना कह लो कि वो हमें ट्रांसपोर्टर्स जो होते हैं अपनी कस्टडी में ले लेते हैं। अपनी कस्टडी में ले लेते हैं। वहाँ हम जो हमारे जो ग्रुप हेड्स होते हैं उनको अपॉइंट कर देते हैं कि भाई ये बस तुम्हारे ज़िम्मे है, अब तुमने अपने हाजियों को खुद रेडी करना है। जो हमने लिस्टें वगैरह जो हमने लिस्टिंग की होती है और अजीज़िया अपनी बिल्डिंग में हमने लिस्टिंग पूरी पब्लिक को शेयर कर देते हैं और जाजी कराम को शेयर कर देते हैं, तो वो उस अकॉर्डिंग तो अपनी लिस्ट अपनी बसेस में बैठ जाते हैं। और फिर थ्रू आउट यानी आप समझ लें मिना जाना, मिना से अराफात, अराफात से मुज़दलिफ़ा, मुज़दलिफ़ा से फिर मिना, ये सारी मूवमेंट थ्रू बस होती है, तो वो इजीली उसमें कोऑर्डिनेशन हो जाता है, कोई इतना मसला आता नहीं। अच्छा, मैंने ये भी सुना है कि मशायर दिन शुरू होने से एक दिन पहले जो है वो ट्रांसपोर्टेशंस वगैरह सारी बंद हो जाती हैं। 5 जिलहज को गवर्नमेंट की तरफ से तमाम मक्का की ट्रांसपोर्ट बंद कर दी जाती है। सही। तो वो जो आपकी जो हमारी शटल सर्विसेज चल रही होती है वो 5 जिलहज की दोपहर के बाद, क्योंकि हरम के नज़दीक तमाम रास्तों को ब्लॉक कर दिया जाता है। सही। तो वो ट्रांसपोर्ट पूरे मक्का की आयदत छोटी कार हो या बड़ी कोस्टर्स हो, सबको बंद कर दिया जाता है। सही। तो आप इसमें क्या रिकमेंड करेंगे? कि मेरे ख्याल से तो ये स्टेप होना भी चाहिए कि जब हज के दिन करीब हो तो हाजी जो है, जो मुस्तकबिल का हाजी है, उसको रेस्ट करना चाहिए। बिल्कुल, ताकि वो हज के दिनों के लिए जो है वो अपने अंदर एनर्जी बना ले। हमारे साथ जो इस्लामिक स्कॉलर्स सफ़र करते हैं तो उनके हज से रिलेटेड बयानात शुरू हो जाते हैं। सही। हमारी हज बिल्डिंग्स में, अजीज़िया बिल्डिंग में हज के बयानात शुरू हो जाता है। उनका फोकस यही होता है कि हुज्जाज कराम अपनी बिल्डिंग पे रेस्ट करें, आगे जो फ़र्ज़ है उसको अदा करने के लिए उनको एनर्जी चाहिए। हाँ, बिल्कुल। अब वो आखिर दिन तक अगर हरम की भाग दौड़ में लगे रहेंगे तो फिर उनका आगे जो हज का फ़राइज़ हैं उसमें मुश्किलात आएंगी। सही। और हज मैंने सुना है अब तो इतना आसान भी नहीं है। जी जी बिल्कुल, गर्मी की बहुत ज़्यादा पैदल चलना पड़ता है, मतलब अच्छी खासी एनर्जी रिक्वायर्ड है। देखिए लास्ट ईयर तो ऐसा हुआ था ना कि अराफात से बसेस नहीं मिल रही थी पैसेंजर्स को, तो अराफात से मुज़दलिफ़ा हम खुद पैदल आए थे ग्रुप्स को लेके। कुछ बसेस मिल गई, कुछ बसेस नहीं मिली, तो ये सिचुएशन वहाँ क्रिएट्स हो जाती हैं समटाइम्स के, मतलब बसेस शॉर्ट हो जाती हैं, बसेस ख़राब हो जाती हैं। अगर किसी ग्रुप की बस ख़राब हो गई तो आपको पता है कि ऑन द स्पॉट तो उसको वहाँ ठीक करने वाला कोई, लाखों का मजमा है, आपको पता है 3 to 4 मिलियन पब्लिक होती है, तो उसको कंट्रोल करना सारी ट्रैफिक को, और हमने मतलब कि टाइम टू टाइम उसको हमने अचीव करना है सारे टारगेट को। ऐसा नहीं है कि यार ठीक है अगर आज हम अरफात नहीं पहुंचे तो कल चले जाएंगे। हाँ, टाइमली जो हमने टाइमली जो फ़राइज़ हैं 8 जिलहज को मिना, 9 जिलहज को अरफात, 10 को मुज़दलिफ़ा और फिर 11 की सुबह 10 की सुबह हमने रमी करनी है। तो ये सारे जो टाइमली जो हमारी जो हज के फ़राइज़ हैं वो टाइम टू टाइम हमने अचीव करने हैं। सही। अच्छा, आखिरी सवाल, काफ़ी ज़्यादा टाइम जो है हमने व्यूअर्स को ले लिया है, लेकिन इससे अच्छी बात यह है कि मैं जितने भी सुनने वाले हैं कि अगर आप ये हमारा मुकम्मल वीडियो आप ये हमारी देखेंगे तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि
आपको जितने भी आपके उसमें सवालात आ रहे हैं कि हज 2025 के अंदर किस तरीके से हमें जो है वो प्लानिंग करनी चाहिए, तो वो अच्छे खासे जवाबात जो हैं वो आपको मिल गए होंगे। और आप भी जो सोच रहे हैं वो भी मैं ये सोच रहा हूँ कि हमने डॉक्यूमेंट्स के हवाले से कुछ नहीं बताया, तो अभी हम यही पूछ रहे हैं कि डॉक्यूमेंट्स जो है वो क्या क्या रिक्वायर्ड होते हैं, पासपोर्ट की कब तक की जो है वो वैलिडिटी होनी चाहिए, और इसके अलावा भी कोई रिक्वायरमेंट होती है? देखें, पासपोर्ट दिसंबर 2025 तक आपका वैलिड होना चाहिए। ठीक है। और उसके साथ साथ आपको NIC की कॉपीज चाहिए। ठीक है। और 2 फोटोग्राफ्स और बायोमेट्रिक तो आपका ऑनलाइन होगा। सही। उसमें फिर आपको ब्लड ग्रुप और नॉमिनी का CNIC कॉपी वो आपको प्रोवाइड करनी होगी। सही। और फिर एंड के टाइम पर जो है वो वैक्सीनेशन का सिलसिला हाँ, वो होता है। वैक्सीनेशन का सिलसिला तो फिर लास्ट में होता है, वो गवर्नमेंट का, आपको पता है हम गवर्नमेंट को पे करते हैं। सही। प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स भी अपने हज्जाज कराम का गवर्नमेंट को एक पूरा चालान होता है, वो मेडिकल कोटा मेडिकल का 15,000 16,000 रुपये वो फीस होती है पर हाजी की, वो पे की जाती है थ्रू पे ऑर्डर। उसके बाद जो इनका वैक्सीनेशन मुकम्मल होता है, येलो कार्ड प्रोवाइड हो जाते हैं, इसमें पोलियो वैक्सीनेशन होता है और गर्दन तोड़ बुखार का होता है, और वो वायरल इन्फेक्शंस का होते हैं, 3 इंजेक्शंस होते हैं वो, उनको उसके बगैर आप यहाँ से ट्रैवल नहीं कर सकते विदाउट येलो कार्ड। तो क्या ये वैक्सीनेशन जो है वो हमारे जो फॉरेन क्लाइंट्स होंगे उनके लिए भी ज़रूरी होगा? फॉरेनर्स के लिए कि उनको वहाँ पे प्राइवेटली वो करवा सकते हैं। सही सही सही। तो थैंक यू सो मच मखदूम भाई कि आपने जो है वो बड़े कीमती हाइलाइट्स भी शेयर किए और हज 2025 की जो है वो प्लानिंग्स भी शेयर की। और इससे मुतालिक भी अगर आपके माइंड में कोई सवाल हो, कोई क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन हो, तो आप जो है वो हमारे कमेंट सेक्शन में जो है वो सवाल लिख सकते हैं। इंशाल्लाह जो है वो हम आपको उसका टाइमली जवाब दे देंगे। बाकी ऑफिस भी जो है आप विज़िट कर सकते हैं और मुझसे और मखदूम भाई से मुलाकात भी कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मखदूम भाई, थैंक यू सो मच। मिलते हैं जल्द एक छोटे से ब्रेक के बाद। अस्सलाम वालेकुम।